हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अभ्यास सीरीज का पार्ट 4, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड से रिलेटेड उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी होंगे। आइए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। आज की मोटिवेशनल कोट्स है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए दोस्तों, हमें अपना हौसला यूं ही बनाए रखना है और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहना है। आइए दोस्तों, इसी के साथ देखते हैं पहला क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। जौ की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था क्या होती है? क्वेश्चन से एक बार दोबारा सुन लीजिए। जौ की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था क्या होती है? इसके ऑप्शंस हैं बुआई के 30 दिन बाद, दाना भरते समय, बुआई के 45 दिन बाद, डी है ए और बी दोनों। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, ए और बी दोनों। इसकी दो क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं, यानी कि क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं सिंचाई की, इरिगेशन की। बुआई के 30 दिन बाद और दाना भरते समय, ये दोनों ही इसकी क्रिटिकल स्टेज होती हैं। ठीक है, क्रिटिकल स्टेजेस वो स्टेजेस होती हैं जिस समय यदि हम सिंचाई उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो काफ़ी नुकसान फसल को उठाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्रिटिकल स्टेजेस विभिन्न फसलों की और उनकी जल मांग। जैसे गेहूं की वैसे 6 क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण स्टेज होती है क्राउन रूट स्टेज। क्राउन रूट CRI जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? CRI। ठीक है, CRI स्टेज जो होती है ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होती है, जो कि बुआई के लगभग 21 से 25 दिन पर हमें प्रथम सिंचाई जो है कर देनी चाहिए। ठीक है, कुल जल मांग की बात करें गेहूं की तो ये 45। कुल जल मांग की बात करें, कुल जल मांग तो ये कितनी होती है? कुल जल मांग की बात करें 450 मिलीमीटर से 650 मिलीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार जौ की अभी हमने आप लोगों को बताई दी, 2 स्टेजेस होती हैं। और जौ के लिए जो जल मांग होती है, जौ के लिए जो जल मांग होती है दोस्तों, जौ के लिए जल मांग ये होती है 250 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर तक। ठीक है, इसी प्रकार मक्का में जो क्रिटिकल स्टेजेस होती है सिंचाई की, यही एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। नर मंजरी आते समय और भुट्टे बनते समय। कब कब होती हैं? नर मंजरी आते समय व भुट्टे बनते समय। ठीक है, ये 2 स्टेजेस इसकी होती हैं, क्रिटिकल स्टेजेस, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। और सिंचाई की बात करें कुल जल मांग की, तो कुल जल मांग होती है मक्के की 500 से 700 मिलीमीटर तक। ठीक है, कुल जल मांग इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फसल चक्र का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? सियोलॉजी, सीरियोलॉजी, पोमोलॉजी, जाइलोलॉजी। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा।
जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं। क्या होगा? सीरियोलॉजी। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं। जो सियोलॉजी है, सियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग चाय का अध्ययन सियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। फसल चक्र का अध्ययन सीरियोलॉजी, फसल चक्र का अध्ययन। ठीक है, फसल चक्र का अध्ययन। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलोत्पादन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो जाइलोलॉजी होता है, जाइलोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? लकड़ी का अध्ययन। ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें कुछ एग्जाम में पूछे गए और कुछ के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। आइए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। बकरे के मांस को क्या कहते हैं? आप लोग बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? चेवन, पोर्क, मटन, बीफ। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी इसके जवाब दीजिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग का जवाब आ रहा है मटन और कुछ लोग चेवन बता रहे हैं। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा चेवन। क्या होगा दोस्तों? चेवन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसका कौन मांस होता है। बकरे के मांस को चेवन। पोर्क किसका मांस होता है? सुअर यानी कि पिग। मटन की बात की जाए, मटन किसका मांस होता है? भेड़ के मांस को मटन कहते हैं और बीफ जो होता है ये गाय के मांस को कहते हैं, गाय के मांस को। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कैरोलस लिनियस का संबंध है जैविक खेती से, प्राकृतिक खेती से, सूक्ष्म विज्ञान, आधुनिक पादप विज्ञान यानी कि मॉडर्न बॉटनी। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब। इसका राइट आंसर क्या होगा? आधुनिक पादप विज्ञान। आधुनिक पादप विज्ञान। ठीक है, और अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जैविक खेती, क्योंकि ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जैविक खेती के जो जनक हैं ये कौन है? आप लोग बताइए। अल्बर्ट होवार्ड। कौन है? अल्बर्ट होवार्ड। इसी प्रकार प्राकृतिक खेती है, नेचुरल फार्मिंग, इसके जो जनक हैं कौन है? मसानबो फुकुओका। कौन है? मसानबो फुकुओका। सूक्ष्म विज्ञान के जनक आप लोगों को पता ही होगा, लुई पास्चर। ठीक है, आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर, गाय के शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट और लास्ट है 102.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा?
बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर क्या होगा, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। आइए देखते हैं कौन किसका यहाँ पे टेम्परेचर है। जो गाय और भैंस का होता है, गाय व भैंस का तापमान सामान्यतः कितना होता है, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। और 103 डिग्री फ़ारेनहाइट किसका होता है, ये होता है भेड़ का। किसका होता है, भेड़ का। 106 डिग्री फ़ारेनहाइट किसका होता है, मुर्गियों का। मुर्गियों का सामान्य टेम्परेचर जो होता है 106 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 102.6 डिग्री फ़ारेनहाइट किसका होता है, ये सूअर का। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। गोल्डन राइस की कल्पना किसने दी थी या की थी। ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं गुरुदेव सिंह खुस, इंगो पोट्राइकस, युआन लॉन्गपिंग, चारुला दत्त। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा इंगो पोट्राइकस। क्या होगा, इंगो पोट्राइकस। ये कहाँ के हैं, ये चाइना के हैं। गोल्डन राइस की जो परिकल्पना थी इन्होंने दी थी। ठीक है, इंगो पोट्राइकस। और इनकी बात कर लेते हैं गुरुदेव सिंह खुस, जिन्हें जीएस खुस के नाम से भी जाना जाता है। ये कौन है, एक इंडियन है। इन्होंने किसकी परिकल्पना दी थी, बताइए। सुपर राइस की। किसकी, सुपर राइस की जो परिकल्पना थी, सुपर राइस। सुपर राइस की परिकल्पना जीएस खुस के द्वारा दी गई थी, जो कि एक इंडियन है। और जो ये संकर धान है, जिसे संकर धान की परिकल्पना यानी कि हाइब्रिड राइस, हाइब्रिड राइस की बात की जाए तो इसकी परिकल्पना जो है वो किसने दी थी, युआन लॉन्गपिंग। ये कहाँ के हैं, ये चाइनीज़ हैं। और ये जो हैं ये जर्मन है। ठीक है, जर्मनी के रहने वाले हैं। गोल्डन राइस की जो परिकल्पना दी थी ये कहाँ गया, जर्मनी के रहने वाले हैं। और चारुला दत्त की बात कर ली जाए तो ये कौन है, ये भी एक भारतीय हैं। और बीटी कपास को विकसित करने में इनका अहम रोल था। ठीक है, बीटी कपास। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बीटी बाइसिलस थ्योरेजेंसिस। ठीक है, इसमें कौन सा जीन इंजेक्ट कराया गया था, बाइसिलस थ्योरेजेंसिस। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सूर्य की रोशनी को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं कर्व कार्ड, टेंसियोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनमोमीटर। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, बताइए, कर्व कार्ड। क्या होगा, कर्व कार्ड। सूर्य की रोशनी को मापने के लिए कर्व कार्ड का प्रयोग किया जाता है।
टेंसियोमीटर की बात की जाए, टेंसियोमीटर या कौन होता है लाइसीमीटर या लाइसीमीटर जो होता है इसका प्रयोग मृदा की नमी को मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वहीं बात की जाए एनेमोमीटर की, तो वायु की गति को मापने के लिए एनेमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कर्व कार्ड। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में ई क्रांति का संबंध है, ऑप्शंस है इसके, निम्न में ई क्रांति का संबंध है डिजिटल क्रांति, मीठी क्रांति, भूरी क्रांति या धूसर क्रांति। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा डिजिटल क्रांति। क्या होगा, डिजिटल क्रांति। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा डिजिटल क्रांति। मीठी क्रांति को स्वीट रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। स्वीट रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये किससे संबंधित थी, शहद उत्पादन से, शहद। भूरी क्रांति की बात की जाए तो भूरी क्रांति का संबंध किससे था, खाद्यान्न प्रसंस्करण। ठीक है। धूसर क्रांति की बात की जाए, धूसर क्रांति का संबंध किससे था, बताइए आप लोग, उर्वरक उत्पादन से। किससे था, उर्वरक उत्पादन यानी कि फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से। इसे ग्रे क्या कहते हैं, ग्रे रिवोल्यूशन। ठीक है, ग्रे रिवोल्यूशन। और इसे क्या कहते हैं, भूरी क्रांति को ब्राउन रिवोल्यूशन। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कभी कभी इंग्लिश में लिख के ऐसे आता है। ठीक है, ब्राउन रिवोल्यूशन, भूरी क्रांति खाद्यान्न प्रसंस्करण, धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन, ग्रे रिवोल्यूशन और स्वीट रिवोल्यूशन शहद उत्पादन, और ई क्रांति का संबंध डिजिटल क्रांति से है। ठीक है, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना। आइए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। 23% पोषक तत्व वाले जिंक उर्वरक का नाम है। इसके ऑप्शंस हैं, जिंक ऑक्साइड, सेकेंड जिंक कार्बोनेट, थर्ड जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट और लास्ट है जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा डी। क्या होगा, डी, यानी कि जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। आइए बारी बारी से इनके बारे में हम लोग जानते हैं। जो जिंक ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड जो होता है, इसमें जिंक कितने परसेंट होती है, 78%। ठीक है, और जिंक का ये जो होता है जिंक कार्बोनेट, इसमें जिंक का परसेंटेज कितना होता है, जिंक के परसेंटेज की इसमें बात की जाए तो ये 52% के करीब में होता है।
जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट की बात की जाए, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट यानी कि ZnSO4H2O, इसमें जिंक का परसेंटेज की बात की जाए तो 35% इसमें होती है। और वहीं पर ये जिंक सल्फेट हेप्टा डाइहाइड्रेट, इसमें बात की जाए तो कितने परसेंट होती है? 23% होती है जिंक। ठीक है, 7H2O, तो सभी आप लोग याद रखेंगे। जिंक ऑक्साइड 78%, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, जिसमें कितनी होती है जिंक? 52%। ZnSO4H2O, इसका फार्मूला है जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट का 35%, और ZnSO4.7H2O जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, इसमें कितनी होती है? 23%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये। ठीक है, आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत है नहर, कुआं, नलकूप, तालाब। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा नहर। एक्चुअली कुछ किताबों में इसका नलकूप दिया गया है, और नलकूप देखो हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, नलकूप से जो सिंचाई होती है ये ज़्यादातर दक्षिण भारत में नलकूप और कुआं की बात की जाए तो दोनों को मिलाकर करीब में 52% सिंचाई इसी से होती है। और नहरों की बात की जाए तो नहरों से सिंचाई करीब में 37% अकेले होती है। 37% सिंचाई जो होती है, तो ये टीजीटी का आया हुआ क्वेश्चन है, 2002 में टीजीटी में आया था, और इसमें राइट आंसर क्या माना गया था? नहर माना गया था। ठीक है, तो नहर अकेले की बात की जाए तो 37% करीब में सिंचाई होती है नहरों से, और नलकूप और कुआं दोनों मिलाकर 52% होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा नहर होगा। ठीक है, और वैसे मैंने देखा है दृष्टि की कुछ किताबों में भी किसका दिया गया आंसर, उसमें नलकूप दिया गया है और नहर को दूसरे नंबर पर रखा गया है। लेकिन इसका राइट आंसर दोस्तों हमारे अकॉर्डिंग जो होगा वो नहर होगा, जो कि 37% होगा। और जो बोर्ड है, बोर्ड ने भी यही माना था नहर, क्योंकि नहर और कुआं का मिलाकर 52% करीब में है, और नलकूप और कुआं का और नहर का जो है 37% अकेले है। ठीक है, आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रस्ट यानी कि किट जिसे कहते हैं का नियंत्रण करते हैं सिमाजीन, किसके द्वारा? बुटाक्लोर, एंडोफिल M45, 45 या 2,4-D। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जी हाँ, रस्ट किट यानी फंगस का नियंत्रण किसके द्वारा करते हैं? M45। ठीक है, M45 वास्तव में होता क्या है दोस्तों? ये होता है जिंक मैग्नीज कार्बामेट, ये कार्बामेट ग्रुप का सदस्य है, जिंक मैग्नीज कार्बामेट, और इसका प्रयोग रस्ट और कीट के नियंत्रण में किया जाता है। वैसे इसका प्रयोग कई प्रकार के जो रोग होते हैं उनमें इसका प्रयोग M45 का किया जाता है। मुख्य रूप से इसका प्रयोग आलू में झुलसा जो लगता है, अगेती पछेती झुलसा, उसके नियंत्रण के लिए भी डाइथेन M45 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2,4-D और बुटाक्लोर और सिमाजीन के बारे में तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अरहर का म्लान रोग होता है विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, माइकोप्लाज्मा द्वारा। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल सही, जो जवाब दे रहे हैं कवक द्वारा, तो ये आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। ये किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। ठीक है, अरहर का म्लान रोग, जिसे और किस नाम से जाना जाता है? उकठा रोग। ठीक है, या विल्ट डिजीज के नाम से भी इसे जाना जाता है। और यह मुख्यतः होता किसके द्वारा है?
कवक के द्वारा होता है। और ये जो कवक है वो कौन सा है? फ्यूजेरियम ओडम। फ्यूजेरियम फ्यूजेरियम ओडम नामक कवक से होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये जो होता है ज़्यादातर दलहनी फसलों में लगता है। जो उकठा रोग होता है जैसे चना है, अरहर है, मटर है, इनमें ज़्यादातर ये रोग देखने को मिलता है। कवक जनित होता है। जहाँ पर सिंचाई की सुविधा कम उपलब्ध होती है, मतलब जहाँ पर पर्याप्त सिंचाई की सुविधा नहीं होती है या शुष्क भूमियाँ ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर ये रोग जो होता है अक्सर देखा जाता है। और एक बार अगर खेत में रोग का प्रकोप हो गया तो वहाँ पे 4 से 5 साल तक हमें वो फसल नहीं लेनी चाहिए, जिससे कि जो पैथोजेंस रोग के वो वहाँ से समाप्त हो सकें। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए। इस प्रकार के खेत में क्या होता है, जो अभी मैंने बताया कि 4 से 5 साल तक क्या है, कोई दलहनी फसल नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। और एक इसमें क्वेश्चन आता है, इसका नियंत्रण, मतलब इसके साथ अरहर के साथ कौन सी फसल अगर मिलाकर बो दी जाए तो इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो ये अभी हमें लगता है टीजीटी या जो अभी लेटेस्ट इधर एग्ज़ाम हुआ है एग्रीकल्चर का यूपीपीएससी के थ्रू, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, चाहे टीजीटी में आया हो चाहे उसमें आया हो, तो उसमें ये पूछा गया था कि अरहर के साथ में किस फसल को मिलाकर बोने से उकठा रोग का प्रकोप कम हो जाता है। तो उसका राइट आंसर होगा अरहर के साथ ज्वार। अरहर के साथ में ज्वार को मिलाकर बोने से क्या होता है, कुछ हद तक इसका प्रकोप कम किया जा सकता है। दोस्तों आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वैशाली प्रजाति है। वैशाली जो है किसकी प्रजाति है? मटर की, टमाटर की, मिर्च की, फूलगोभी की। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। जो लोग जवाब दे रहे हैं मटर, तो ये उनका जवाब बिल्कुल सही है। ये किसका होगा? मटर। वैशाली जो वैरायटी है ये मटर की एक महत्वपूर्ण वैरायटी है। आइए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पायरिल्ला कीट है गेहूं का, धान का, गन्ना का, बाजरा का। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए इसका जवाब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। जो लोग धान दे रहे हैं वो गलत हैं, गेहूं दे रहे हैं वो भी गलत है, बाजरा दे रहे हैं वो भी गलत है। ये गन्ने का एक प्रमुख कीट है। किसका है? गन्ने का। और इसके किस स्टेज में मतलब नुकसान होता है कीट की? इसके जो प्रौढ़ होते हैं, प्रौढ़ प्लस निम्फ, दोनों फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। ये क्या होते हैं, पत्तियों की निचली सतह पर रहकर उनका रस चूसते रहते हैं और जिससे कि पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और अंततः क्या होता है, पौधा सूखने लगता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कीट जो होता है एक प्रकार का मीठे रंग का एक चिपचिपा पदार्थ भी छोड़ता है, जो जिसपे क्या होता है, फंगस का एक अटैक हो जाता है। और कौन सी फंगस होती है? काली फंगस, ब्लैक फंगस का अटैक हो जाता है, काली फंगस। ठीक है, ये जो मीठे रंग का एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है उसके कारण क्या होता है, काले रंग के फंगस का उस पर अटैक हो जाता है और फसल में काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। ये भी पूछा गया है कि ये जो एक मतलब मीठे रंग का चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है तो उसके कारण क्या प्रभाव पड़ता है, तो ब्लैक फंगस का प्रकोप गन्ने में अक्सर देखने को मिलता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय खरपतवार शोध संस्थान कहाँ है? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय खरपतवार शोध संस्थान, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस। ठीक है, ये कहाँ है? जबलपुर। इसका राइट आंसर क्या होगा? जबलपुर दोस्तों।
मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा जबलपुर मध्य प्रदेश। ठीक है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो यह स्थापना इसकी कब हुई थी 1988 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसके जो प्रथम डायरेक्टर थे यानी कि कौन थे ये? डॉक्टर विष्णु मोहन। इसके प्रथम डायरेक्टर डॉक्टर विष्णु मोहन थे। आइए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भू परिष्करण का मुख्य उद्देश्य है जुताई करना, निराई गुड़ाई करना, समतल करना या उपरोक्त सभी। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। भू परिष्करण के अंतर्गत सभी क्रियाएं आती हैं। ठीक है। कुछ लोग भू परिष्करण का मतलब जुताई से सिर्फ मतलब निकालते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जुताई, निराई गुड़ाई करना, समतल करना इत्यादि सभी क्रियाएं भू परिष्करण के अंतर्गत आती हैं। वैसे दोस्तों आप लोग बताइए भू परिष्करण के जनक कौन थे? भू परिष्करण के जनक बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, जेथ्रो टुल। कौन थे? जेथ्रो टुल इसके जनक थे। और वीड साइंस के भी जनक जेथ्रो टुल थे। वीड साइंस के जनक भी कौन थे? जेथ्रो टुल थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बीज उपचार हेतु प्रचलित रसायन है 2,4-D, कैप्टान, एट्राजिन, फूलगोभी। सॉरी, यहाँ पे फूलगोभी लिख गया है। ये किसी दूसरे क्वेश्चन का था ऑप्शंस। टू 4D, कैप्टान, एट्राजिन। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, कैप्टान। इसका राइट आंसर क्या होगा? कैप्टान। जो जिन लोगों ने कैप्टान आंसर दिया बिल्कुल सही है। कैप्टान जो होता है, कैप्टान या थीरम का प्रयोग या कार्बेंडाजिम ठीक है, या फिर डाइथेन M45 से भी उपचारित करते हैं हम लोग। और यहाँ पे बात कर ली जाए, ये जो कैप्टान थीरम है ये कैसे रसायन है? ए नॉन क्या है? आप लोग बताइए ये क्या है? मरकरी रहित। कौन से रसायन है ये? मरकरी रहित, नॉन मर्क्यूरिक। नॉन मर्क्यूरिक रसायन है। नॉन मर्क्यूरिक फंजीसाइड। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मर्क्यूरिक में कौन कौन से आते हैं। मर्क्यूरिक में जैसे आता है EMC है, PMC है। EMC का मतलब होता है इथाइल, क्या होता है? EMC। इसका पूरा नाम होता है इथाइल मर्क्यूरिक क्लोराइड। ठीक है, या मर्करी क्लोराइड। फिनाइल PMC होता है एक, PMC, P फॉर फिनाइल मर्करी क्लोराइड। ठीक है। इसके अलावा है जैसे एग्लॉल है, एग्लॉल जो होता है ये भी मर्क्यूरिक बेस्ड होता है। और एरिटॉन है, एरिटॉन। ठीक है, एरिटॉन है। और इसके अलावा बात कर ली जाए जैसे इर्वेसॉन, क्या होता है? इर्वेसॉन। ये सब जो फंजीसाइड हैं इसमें क्या पाई जाती है? मरकरी पाई जाती है, यानी कि पारा। ये सब पारा युक्त रसायन हैं। अब हम बात कर लेते हैं पारा रहित रसायन, जिसमें पारा नहीं पाया जाता है। पारा रहित फंजीसाइड। पारा रहित फंजीसाइड में जैसे मैंने बताया था कैप्टॉन, थीरम,
ठीक है, डायथेन Z78, Z78, ठीक है। ये जो हैं सभी क्या हैं, नॉन मर्क्यूरिक फंजीसाइड हैं। ये चीज़ें भी आप लोग ध्यान रखेंगे, नॉन मर्क्यूरिक फंजीसाइड। ओके, आइए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंटर बनाना प्रजाति है सेब की, अमरूद की, केला या आम? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा सेब। विंटर बनाना जो है ये प्रजाति किसकी है, सेब की है। और ये मुख्य रूप से कहाँ उगाई जाती है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और क्या होता है, ये मध्य समय में पकने वाली प्रजाति होती है, ठीक है। और ये मतलब जहाँ पे ठंडक कम होती है उन क्षेत्रों में इसकी खेती मुख्य रूप से की जाती है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से ये फसल उगाई जाती है। आइए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पादप पोषक तत्वों को कौन सा निम्न जोड़ा विरोधी प्रभाव प्रदर्शित करता है? कैल्शियम तथा गंधक, कैल्शियम तथा फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा पोटेशियम, जिंक तथा फास्फोरस। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। जो लोग जवाब दे रहे हैं डी, तो ये बिल्कुल सही होगा, जिंक तथा फास्फोरस। वैसे दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि जो सिफारिश की जाती है कि जिंक और मतलब डीएपी के साथ में डीएपी के साथ में जिंक का प्रयोग ना करें। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि मतलब फास्फोरस की अधिकता में क्या होता है, जिंक की जो उपलब्धता होती है वो कम हो जाती है। जिंक ही नहीं, जिंक के अलावा जो आयरन है, कॉपर है, जिंक, आयरन, कॉपर की उपलब्धता जो होती है वो कम हो जाती है, उपलब्धता कम हो जाती है, ठीक है। इसीलिए सिफारिश की जाती है कि डीएपी के साथ में हमें जिंक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसमें विरोधी भाव की बात की गई है, यानी कि एंटागोनिस्टिक इफेक्ट जो प्रदर्शित करते हैं, यानी कि एंटागोनिस्टिक जो इफेक्ट दिखाते हैं वो कौन से हैं, जिंक और फास्फोरस। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वो जल जो आवश्यकता से अधिक होकर बहकर चला जाता है उसे क्या कहते हैं? निस्पंदन, सीपेज, अपवाह या परकोलेशन। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अपवाह। क्या होगा, कौन जल होगा? अपवाह जल होगा। अपवाह जल होता क्या है दोस्तों, वो जल जो मतलब आवश्यकता से अतिरिक्त जो होता है, आवश्यकता से अधिक जल होता है जो बहकर चला जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? रन ऑफ। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? रन ऑफ, ठीक है, रन ऑफ। और सीपेज क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा नहर के किनारे की भूमियों में क्या होता है, अक्सर जो नमी होती है, यानी कि पानी होता है, रिस रिस कर आता रहता है और वहाँ की ज़मीन काफ़ी नमी युक्त हो जाती है, यानी कि उसमें जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि नहर इत्यादि जो या जल के बड़े स्रोत होते हैं उनके आसपास की भूमि जो होती है, जो बड़े बड़े बांध होते हैं उनके आसपास की जो भूमि होती है उसमें क्या हो जाता है, जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये किसके कारण होती है? सीपेज के कारण ही होती है, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन अभी इसी में आया था, जब टीजीटी में आया हो, पूछा गया था कि नहर किनारे की भूमियाँ जो होती हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, तो वो कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति की। नहर किनारे की जो भूमियाँ होती हैं वो क्षारीय प्रकृति की होती हैं। आइए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में सिंचाई की विधियां हैं 3, 4, 2, 5। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में सिंचाई की विधियां पूछी गई दोस्तों, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आप लोग जवाब दे रहे हैं बी, यानी कि 4। सिंचाई की कितनी विधियां हैं? 4 हैं। कौन कौन सी हैं? सरफेस इरिगेशन सिस्टम होता है एक सतही सिंचाई विधि, सरफेस इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। और एक नेक्स्ट होती है सब सरफेस इरिगेशन मेथड, अधो सतही सिंचाई विधि, सब सरफेस इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। थर्ड बात की जाए, इसे अधो सतही सिंचाई विधि कहते हैं। और एक होती है भूमिगत सिंचाई विधि। कौन सी होती है? भूमिगत सिंचाई विधि। देख लीजिए, एक तो सरफेस हो गई, सरफेस इरिगेशन सिस्टम, एक सब सरफेस हो गया, और एक होता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, यानी कि टपकदार सिंचाई। एक होती है स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, ठीक है, जिसे फव्वारादार सिंचाई भी कहा जाता है। तो सिंचाई की प्रमुख 4 विधियां हैं, सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर। आइए दोस्तों, इसी के साथ आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। भू परिष्करण की आधुनिक विचारधारा है परंपरागत भू परिष्करण, न्यूनतम भू परिष्करण, शून्य भू परिष्करण। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसका जवाब जल्दी से दीजिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा बी, न्यूनतम भू परिष्करण, ठीक है। आधुनिक जो भू परिष्करण की विचारधारा है वो क्या है? न्यूनतम भू परिष्करण से है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? न्यूनतम भू परिष्करण, कम से कम जुताई करना। आइए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों था आपका, और हम आशा करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। ये जितने भी क्वेश्चन हमारे द्वारा करवाए गए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्रयास करना कि इन्हें एक नोट बुक में अगर चाहें तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, अन्यथा इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हम इतनी बार इनकी प्रैक्टिस करवा देंगे कि आप लोगों को कभी भी मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इन्हें नोट डाउन करने की। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।